अब हम लोग बोसॉन के बारे में करते हैं। मीन्स फर्मियंस में हमारा सारा डिस्कशन हो चुका। अब फर्मियंस से अब चलते हैं बोसॉन्स। तो पहले एलिमेंट्री पार्टिकल को डिवाइड कर लेते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक का नाम है फर्मियंस और दूसरे का नाम है बोसॉन्स। फर्मियन क्या होता है? फर्मियन का मतलब होता है वो सारे पार्टिकल जिससे मैटर का फॉर्मेशन होता है, मीन्स जिससे ब्रह्मांड और सृष्टि बना हुआ है। तो जिस पार्टिकल से, जिस कण से पूरी ब्रह्मांड और सृष्टि का निर्माण होती है उसको हम बोलते हैं फर्मियंस। और फर्मियंस में कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन किससे बना है? तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन बना है क्वार्क से। क्वार्क से 6 टाइप का, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म्स क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क। इलेक्ट्रॉन्स में 6 लेप्टॉन सीरीज में आता है। लेप्टॉन सीरीज में कर चुके हैं इलेक्ट्रॉन्स, म्यूऑन्स और टाउ। और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो, ये सारे पार्टिकल से फर्मियंस का फॉर्मेशन होता है। और ये फर्मियंस क्या करता है? मैटर का फॉर्मेशन करता है और मैटर से पूरी ब्रह्मांड और सृष्टि का रचना होता है। तो ये फर्मियंस के ग्रुप में ये सारे पार्टिकल आते हैं। तो ये हमारा बोसॉन क्या है? तब बोसॉन का काम है ये जितने भी पार्टिकल है जो मैटर का फॉर्मेशन करता है उसमें मास को प्रोवाइड करने का काम करता है बोसॉन नामक पार्टिकल। और क्या करता है? तब वो सारे पार्टिकल को बांध करके रखने के लिए एक फोर्स भी डेवलप करता है। तब हमारे नेचर में 4 टाइप का फोर्स है। एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक है वीक न्यूक्लियर फोर्स और एक है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये चारों फोर्स जो डेवलप करती है वो कौन डेवलप करती है? तब वो हमारा बोसॉन नामक पार्टिकल डेवलप करता है। मीन्स बोसॉन का काम है जो हमारा फर्मियंस पार्टिकल है उसको मास देना और मास दे कर करके सारे पार्टिकल्स को बांध कर करके रखना। जैसे न्यूक्लियर फोर्स डेवलप करना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप करना, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप करना, ये सारे काम है हमारा बोसॉन का। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा फैमिली है उस फैमिली में ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये सारे बच्चे को बांध कर करके रखने में, फैमिली को बांध करके रखने में पेरेंट्स का काम बोसॉन करता है। मीन्स इस फैमिली का एक पेरेंट है। पेरेंट क्या करता है? वो पूरा फैमिली को बांध कर करके रखता है। रखने के लिए क्या प्रोवाइड करता है? कोई भी फाइनेंशियल स्थिति, कोई भी प्रॉब्लम डेवलप होती है तो वहाँ पर वो पेरेंट खड़ा हो जाते हैं। अगर किसी को पैसे की कमी है तो वो पैसे प्रोवाइड कर देते हैं। तो जो पैसा प्रोवाइड करते हैं तो उससे ये होता है कि परिवार में लड़ाई झगड़ा बंद हो जाता है। तो वो लड़ाई झगड़ा बंद करने के लिए मीन्स अगर रिपल्सन फोर्स लग कर करके अगर न्यूक्लियस को तोड़ना चाहेगा तो वहाँ बांधने के लिए एक फोर्स चाहिए। तो अगर परिवार में झगड़ा होने लगता है तो वहाँ पर बांधने के लिए एक फोर्स चाहिए। तो वहाँ जिस कारण से झगड़ा हो रहा है, खास करके ज़्यादा झगड़ा पैसे की स्थिति में होती है, पैसा जहाँ कमी होता है वहाँ स्थिति होती है, तो वहाँ एक गार्जियन पैसा सप्लाई कर देता है और पैसा सप्लाई कर करके पूरी परिवार को बांध करके रख देता है। तो बांध के रखने का काम करता है बोसॉन। और उस बोसॉन को बांध के रखने में 4 टाइप का फोर्स डेवलप करता है जो कि नेचर में हम ऑलरेडी जानते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये चारों फोर्स यही डेवलप करता है बोसॉन। और क्या प्रोवाइड करता है? मास प्रोवाइड करता है। मीन्स वो परिवार को ग्रेविटी देता है। ग्रेविटी देता है मीन्स सभी को एजुकेशन देने का काम करता है। मीन्स 2 काम है हमारे बोसॉन पार्टिकल का। The bosons, it develop the force and responsible for the mass in the particle। हमारा बोसॉन का काम है कि हमारे फर्मियंस को बांध करके रखेंगे
और बांध कर रखने के साथ साथ उसको मास भी प्रोवाइड करेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जितने भी मास हैं, पूरी ब्रह्मांड और सृष्टि में जो भी मास है, पृथ्वी के पास मास है, जितने भी स्टार हैं, गैलेक्सी हैं, सारे के पास जो मास डेवलप करता है, वो मास देने का काम हमारा बोसॉन ही करता है। अब बोसॉन नाम आया कैसे? तो इसमें है कि एक हमारे इंडियन फिजिसिस्ट थे जिनका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। एक कलकत्ता के थे, फिजिसिस्ट थे, फिजिक्स के लेक्चरर थे। इन्होंने एक आर्टिकल डेवलप किया, एक थ्योरी डेवलप की, और उस थ्योरी को पब्लिश करने के लिए, अपने आर्टिकल को पब्लिश करने के लिए आइंस्टीन के पास भेजे थे। क्योंकि बहुत सारे जो जर्नलिस्ट थे इनके थ्योरी को यहाँ पर पब्लिश नहीं कर रहे थे, तो आइंस्टीन को रेफ़र किए और कहे कि अगर हमारा ये आर्टिकल आपको सही लगे तो आप अपने ही देश में इसको छपवा दीजिएगा। तो वो आइंस्टीन ने इनके सारे आर्टिकल को पढ़ा और उसमें कुछ अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन और इनपुट डाल करके इनके थ्योरी को पब्लिश किए। और उस थ्योरी को, जिसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, अब ये थ्योरी बहुत डिटेल आगे कभी एक अलग लेक्चर में होगा। बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन क्या है? ये एक ऐसा थ्योरी है कि अगर किसी भी मटेरियल को एक ऐसा टेम्परेचर पर ले जाएं, 0 केल्विन पर ले जाएं, मीन्स 0 केल्विन का मतलब -273 डिग्री सेल्सियस पर ले जाएं, तो उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स, उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं, सारा का सारा पार्टिकल एक तरह का बिहेवियर करने लगता है, उसका नेचर एक तरह का हो जाता है। मीन्स उसको पहचान ही नहीं सकते हैं कि वास्तव में ए वाला इलेक्ट्रॉन, जैसे एटम के अंदर जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे इलेक्ट्रॉन, तीसरे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सब को पहचान ही नहीं पाएंगे। मीन्स सारा का सारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक स्टेज में आ जाता है। और उस टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर ये काम होता है, उसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट थ्योरी। अब इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर इसको ऐसे समझते हैं कि ये दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं और सारे लोग का चेहरा अलग अलग है, और हर एक चेहरे को एक बार देख लेते हैं तो दूसरी बार उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। लेकिन इंसान का एक ऐसा स्टेज आता है जिस स्टेज पर उसको हम पहचान नहीं पाएंगे। हर एक इंसान को, अगर पूरा दुनिया है तो दुनिया के लिए एक ऐसा स्टेज आएगा जिस स्टेज पर हर एक बंदा एक तरह का हो जाएगा, उसको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब वो स्टेज को हम बोलते हैं जिस स्टेज पर हम किसी को नहीं पहचान पाए, सभी का रूप, रंग, चेहरा एक तरह का हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं 5th स्टेज ऑफ मैटर। जैसे मैटर 3 स्टेज में पहले हम लोग जानते हैं कि एक सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में एग्जिस्ट करता है। तो एक और फेज आया जिसको हम प्लाज्मा फेज बोलते हैं। प्लाज्मा फेज मीन्स जिस टेम्परेचर पर एटम प्लस और माइनस के फॉर्म में, प्लस और माइनस के फॉर्म में आ जाता है, उसको हम प्लाज्मा फॉर्म कहते हैं। और उसके बाद बोस साहब ने एक और स्टेज को बताया, और जिस स्टेज को हम बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेज, मीन्स इसको मैटर का 5th स्टेज बोलते हैं। और इस स्टेज में क्या होता है, हम किसी को पहचान ही नहीं पाते हैं। सारा का सारा एटम और सारा का सारा फॉर्म्योन्स पार्टिकल एक तरह का हो जाता है, एक सिंगल रूप में हो जाता है, और उसी को हम बोलते हैं बोसॉन। उसी को हम बोसॉन कहते हैं। और बोसॉन नाम पड़ा सत्येंद्र नाथ बोस से, क्योंकि आइंस्टीन ने कहा कि इस पार्टिकल को नाम रख देना है बोसॉन, क्योंकि ये थ्योरी का आर्टिकल सबसे पहले सत्येंद्र नाथ बोस ने ही हमारे पास भेजे थे। तो उसी से नाम पड़ा बोसॉन। जैसे इंसान, सबका चेहरा डिफरेंट है, लेकिन सब जब एक समय इस दुनिया से चला जाता है और ये सारे इंसान को अगर जला दिया जाएगा
और जला देने के बाद वो एक सिंगल फॉर्म जो राख में कन्वर्ट हो जाती है, और उस राख को लेकर के अगर पहचानने के लिए अगर कहेगा लोगों को कि अब बताओ कि इसमें कौन गोलू है, कौन मोनू है, कौन सोनू है, कौन पिंकू है, तो वो कोई नहीं पहचान पाएगा। तो उस स्टेज ऑफ मैटर को हम लोग फिफ्थ स्टेज बोलते हैं। और इसी फिफ्थ स्टेज का आर्टिकल हमारे पब्लिश किए थे सत्येंद्र नाथ बोस ने, तो उन्हीं के नाम पर इस पार्टिकल का जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट थ्योरी को जो पार्टिकल ओबेज करती है उसको हम बोलते हैं बोसॉन। और यही बोसॉन का काम है पूरी ब्रह्मांड और सृष्टि को बांध कर करके रखना और पूरी ब्रह्मांड और सृष्टि में मास प्रोवाइड करना। तो पार्टिकल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक फॉर्मियंस और एक बोसॉन्स। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब ए बोसॉन को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। बोसॉन को बोलते हैं वेक्टर बोसॉन, बोसॉन को बोलते हैं स्केलर बोसॉन, बोसॉन को बोलते हैं टेंसर बोसॉन। जैसे हम लोग एटॉम फर्स्ट टॉपिक में पढ़े थे, यूनिट ऑन वेक्टर चैप्टर में पढ़े थे कि फिजिकल क्वांटिटी तीन नेचर होता है। फिजिकल क्वांटिटी तीन नेचर में एग्जिस्ट करता है। एक को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, एक को स्केलर क्वांटिटी और एक को टेंसर क्वांटिटी। तो उसी तरह से बोसॉन पार्टिकल का भी तीन नेचर है। एक नेचर को हम बोलते हैं टेंसर बोसॉन, एक का बोलते हैं वेक्टर बोसॉन और एक का बोलते हैं स्केलर बोसॉन। स्केलर बोसॉन तो जो मास कैरियर होता है, जो दुनिया ब्रह्मांड को मास देता है, तो मास देने का जो काम करेगा पूरी सृष्टि को, उसको हम बोलते हैं स्केलर बोसॉन। स्केलर बोसॉन। और चूँकि इस सृष्टि और ब्रह्मांड को मास देती है, वेट देती है, तो इसी से पूरा ब्रह्मांड और सृष्टि का निर्माण होता है, इसलिए इसको बोला जाता है गॉड पार्टिकल, जिसको हिग्स बोसॉन बोलते हैं। और हिग्स बोसॉन को ही आगे चल कर के नाम रख दिया गया गॉड पार्टिकल। हिग्स बोसॉन क्यों नाम रखा गया? क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट हुआ लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, स्विट्जरलैंड के पास 27 किलोमीटर का एक टनल खोद कर करके प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच टक्कर लगाया गया। और टक्कर लगाने के बाद इसके अंदर से एक ऐसा पार्टिकल निकाला गया खोज कर करके कि उससे छोटा पार्टिकल फिर ब्रह्मांड में एग्जिस्ट नहीं करती है। सबसे छोटा पार्टिकल यही है और यही ब्रह्मांड का निर्माण करता है, सृष्टि का निर्माण करता है। और इसको खोज कर करके पीटर हिग्स ने निकाले थे लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के थ्रू। 2012 में एक्सपेरिमेंट हुआ था, इसलिए इस पार्टिकल का नाम रख दिया गया हिग्स बोसॉन। और कहा गया कि इससे छोटा पार्टिकल इस ब्रह्मांड में नहीं है। इसका मतलब है कि ये ईश्वर के थ्रू बनाई हुई पार्टिकल है, तो इसको हम गॉड पार्टिकल भी नाम कह सकते हैं। ऐसे तो गॉड पार्टिकल कोई रखा गया नाम नहीं है, ये सारे पब्लिकेशन वाला का काम किया हुआ है। पहले इस पार्टिकल का नाम रखा गया था गॉड डैम पार्टिकल, उसमें से डैम हटा दिया गया, तो डैम जब हटा दिया गया तब ये बन गया गॉड पार्टिकल। इसके पीछे यही लॉजिक है। अब हम आगे काम करते हैं। तो बोसॉन का एक पार्ट हो गया हमारा हिग्स बोसॉन, सबसे छोटा पार्टिकल, ब्रह्मांड और सृष्टि की सबसे छोटा पार्टिकल, और इसको स्केलर बोसॉन कहते हैं। दूसरा है टेंसर बोसॉन और तीसरा है वेक्टर बोसॉन। तो ये टेंसर और वेक्टर बोसॉन फोर्स कैरियर है, फोर्स कैरियर। और ए वाला है स्केलर बोसॉन मास कैरियर। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मास स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए हमारा गॉड पार्टिकल जो मास देती है, तो मास देने का काम जब करेगी तो ए स्केलर बोसॉन हो जाएगा। जब फोर्स से बांधने का काम करेगी तो वेक्टर बोसॉन हो जाएगा। और एक होता है स्केलर बोसॉन, जो स्केलर बोसॉन में कौन फोर्स आता है?
तब ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। तो ग्रेविटेशन आता है टेंसर बोसॉन में, सॉरी ए आता है टेंसर बोसॉन में, जिसका अभी तक खोज नहीं हो पाया है। लेकिन वेक्टर बोसॉन में जो भी फोर्स आता है, फोटॉन्स, ग्लूऑन्स और डब्ल्यू एंड जेड बोसॉन्स, ये सारे फोर्स को खोज करके निकाल लिया गया है। और ये सारे फोर्स का जन्मदाता भी हमारे बोसॉन नहीं है। मीन्स बोसॉन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक जो फोर्स डेवलप करेगा और एक जो मास डेवलप करेगा। मास डेवलप करने वाले को हिग्स बोसॉन बोलते हैं, जिसको गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं। और यही पार्टिकल जब फोर्स का काम करेगा तो उसमें 4 टाइप का फोर्स होता है, एक फोटॉन्स, एक ग्लूऑन्स, एक डब्ल्यू एंड जेड बोसॉन्स, और तीसरा है ग्रेविटेशन, जिसके पार्टिकल जिसका नाम रख दिया गया है ग्रेविटॉन। ग्रेविटेशनल फोर्स जो डेवलप करेगा उसको ग्रेविटॉन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो डेवलप करेगा फोटॉन्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो डेवलप करेगा वो ग्लूऑन्स, अब बिग न्यूक्लियर फोर्स डेवलप करने वाले जो पार्टिकल होगा उसको डब्ल्यू एंड जेड बोसॉन, और जो ग्रेविटेशन फोर्स डेवलप करेगा उसका नाम रख दिया गया है ग्रेविटॉन। लेकिन ये अभी हमको नेचर में मिला नहीं है, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। तो अब हम लोग इसको आगे करते हैं, ये सारे फोर्स को 1 बाय 1। तो ये हमारा फोटॉन्स है, ये फोटॉन्स। तो पहले फोटॉन्स के बारे में कर लेते हैं। ये फोटॉन्स होता क्या है? तो जो भी लाइट है और उस लाइट एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला जो पार्टिकल है, उस एनर्जी का कैरियर जो पॉइंट पार्टिकल है, उसको हम फोटॉन्स बोलते हैं। और वो फोटॉन्स सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द एनर्जी बोला जाता है, जिसके पास एक एनर्जी होती है और उस एनर्जी को हम बोलते हैं h इंटू न्यू। h को बोला जाता है प्लैंक कांस्टेंट, न्यू को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, और न्यू को c बाई लैम्डा लिखेंगे। c को बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा को बोलते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट। मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जब एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है एक जगह से दूसरे जगह, तो उस एनर्जी को ट्रांसमिट करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला जो हमारा सबसे बेसिक पार्टिकल है, उसका नाम है फोटॉन्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आता है लाइट वेव, एक्सरे वेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, अल्ट्रावायलेट वेव, विजिबल वेव। ये सारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाली एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह जो पार्टिकल लेकर के चलता है, उसको हम बोलते हैं फोटॉन्स। और एक पैकेट के रूप में लेकर के चलता है, और हर एक पैकेट ऑफ एनर्जी का वैल्यू होता है E = h²। इतना एनर्जी लेकर के चलता है। मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बांध करके एक जगह से दूसरे जगह चलने वाला जो हमारा पार्टिकल है, उसको बोलते हैं फोटॉन्स। इसका मास टेंड्स टू 0 होता है। मीन्स होता भी है 10⁻⁻50 kg। तो इतना छोटा मास है कि इसको हम 10⁻⁻0 मान लेते हैं। मीन्स ये मान के चलते हैं कि फोटॉन्स हमारा मासलेस है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए इसको हम चार्जलेस पार्टिकल भी बोलते हैं। और ये बहुत हाई स्पीड से चलता है। मीन्स 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलता है, जिसको बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट। तो c का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जितना भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, मीन्स हम अपना सिग्नल को हेलो हाई कर करके हम अपना मोबाइल से कम्युनिकेशन करते हैं, ये सारा कम्युनिकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ही होती है। और वो सारा कम्युनिकेशन सिस्टम को हैंडल हमारा फोटॉन्स ही करता है। तो फोटॉन्स के बहुत सारे गुण हैं। तो इस सारे गुण को
यहाँ लिखा गया है, ये क्या है, इट इज ए मासलेस एंड चार्जलेस पार्टिकल हुज अपर लिमिट ऑफ मास इज 10 raised to the power minus 50 kg. Its lifetime would be more than 10 raised to the power 18 year for comparison of universe. मीन्स इसका लाइफ बहुत ज़्यादा है, 10 raised to the power 18 ईयर। ये डिस्ट्रॉय तभी करता है जब किसी न किसी पर स्ट्राइक करता है, जब कोई न कोई ऑब्जेक्ट पर हिट करता है तब वो ऑब्जर्व करेगा तभी ये डिस्ट्रॉय करता है, नहीं तो स्पेस में जब इसको छोड़ देंगे तो ये कभी मरने वाला नहीं है। मीन्स एक चिरंजीवी पार्टिकल है, इसका लाइफ इस ब्रह्मांड के लाइफ से भी ज़्यादा है। तो अगर इसको ब्रह्मांड में छोड़ दिया जाए तो ये टहलते रहेगा हमेशा के लिए, जब तक कि इसको ऑब्जर्व करने वाले, इसको पकड़ने वाला कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिले। उसके बाद है तीसरा पॉइंट में है, इट इज़ ए गेज बोसॉन्स। गेज बोसॉन का मतलब वेक्टर बोसॉन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो फोर्स है वो वेक्टर बोसॉन में आता है। हम लोग बोसॉन के 3 कैटेगरी बनाए हैं जिसमें ए वेक्टर बोसॉन में आता है। फोटॉन्स इमिटेड व्हेन ए चार्ज एक्सेलरेट, जब एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करेंगे। फोटॉन्स बनाने का कितने मेथड है, तब फोटॉन्स बनाने का 3 मेथड, बेसिकली 3 मेथड होता है। एक होता है कि चार्ज पार्टिकल को ऑसिलेट करा दें, तो ऑसिलेट करने के बाद फोटॉन्स का फॉर्मेशन होता है। मीन्स जब कोई भी चार्ज पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन को अगर हम ऑसिलेट कराते हैं तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता है। दूसरा पॉइंट है कि हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दें, एटम के ऑर्बिट में लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में एक्साइट कर देंगे, तो जब वो फिर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से डी एक्साइट कर करके लोअर ऑर्बिट में आएगा तब वो सारे अपने एनर्जी को रिलीज कर देगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, और जहाँ जहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आता है वहाँ पर फोटॉन्स होगा। तो इसका मतलब ड्यूरिंग द डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट इमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मीन्स इट इमिट्स फोटॉन्स। तो उस प्रोसेस में भी ए डिफरेंट नंबर ऑफ फोटॉन्स को इमिट करता है। तो डी एक्साइटेशन और एक्साइटेशन प्रोसेस से भी हम फोटॉन्स को डेवलप करते हैं। उसके बाद है चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराते हैं। तो जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेशन में जाता है, तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्मेशन होती है। और एक इनहेलिने यहाँ पर फोटोन यहाँ पर है, इट इज ए गॉस बोसॉन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। चौथा पॉइंट है फोटॉन्स इमिटेड व्हेन ए चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट, एक्सेलरेट करेगा तब निकलेगा। दूसरा है पांचवा है फोटॉन्स इमिटेड ड्यूरिंग द मोलेकुलर और एटॉमिक न्यूक्लियर ट्रांजिशन टू लोअर एनर्जी लेवल, मीन्स हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलेगा, वहाँ पर भी एक फोटॉन्स इमिट होगा। दूसरा है फोटॉन्स कैन also be produced when a particle and corresponding antiparticle are annihilated। मीन्स दो पार्टिकल, एक पार्टिकल और उसका एंटी चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल जैसे हमारा ए पॉजिट्रॉन है और इसका एंटी पार्टिकल होगा इलेक्ट्रॉन। तो एक प्लस में चार्ज और एक माइनस में चार्ज, जब दोनों एक दूसरे से टकराएगा, एनिहिलेटेड का मतलब होगा टकरा कर बर्बाद होगा, तो यहाँ से इमिट होगा लाइट, और लाइट इमिट का मतलब यहाँ से निकलेगा फोटॉन्स। तो ये फोटॉन्स बनाने का, जनरेट करने का ये डिफरेंट तरीका है। तब फोटॉन्स हमारा हो गया एक फोर्स कैरियर पार्टिकल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को
ट्रांसमिट करता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। तब बोसॉन में हमारा फोटॉन्स भी एक बोसॉन पार्टिकल है। दूसरा है हमारे पास, तो इस फोटॉन्स को जनरेट कैसे करते हैं इसके बारे में थोड़ा एनिमेशन देख लेते हैं। पहला मेथड है फोटॉन्स जनरेट करने का चार्ज को ऑसिलेट कराना। तो ये अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऑसिलेट करेंगे तो इस तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलेगा, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही हम फोटॉन्स बोलते हैं। मीन्स जहाँ भी चार्ज का ऑसिलेशन होगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्मेशन होगा, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब फोटॉन्स। मीन्स वेव का मतलब इस तरह से लाइट के फॉर्म में, वेव के फॉर्म में फोटॉन्स जा रहा है, तो ये हमारा फोटॉन्स है। उसके बाद दूसरा है कि कोई भी एटम को इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो इस पर अगर कोई लाइट को हिट करेंगे तो ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रॉन लेकर के हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। मीन्स फोटॉन्स को कैच कर करके हायर एनर्जी लेवल में ये इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, और एक 10⁻⁻8 सेकेंड में फिर ये ऑर्बिट को छोटा कर करके अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में आएगा और एक फोटॉन्स को रिलीज कर देगा। मीन्स हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आने के बाद फोटॉन्स को रिलीज करता है, एनर्जी को रिलीज करता है, और एनर्जी रिलीज करता है फोटॉन्स के रूप में। जैसे ये हमारा एटम है, इसको पहले समझ लेते हैं। ये हमारा इस चैम्बर में गैस मॉलिक्यूल्स, और इस गैस मॉलिक्यूल्स के एटम को, इसके अंदर जो हमारा गैस मॉलिक्यूल्स है, इसके एटम्स को एटॉमिक स्ट्रक्चर सेंटर पर न्यूक्लियस और ए डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो ए वाले ऑर्बिट को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, और इससे ऊपर वाले जितने भी ऑर्बिट होंगे वो सब को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होगा, अगर इसके लिए ये सारे एक्साइटेड स्टेट, इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा इसके ऊपर सारे ऑर्बिट एक्साइटेड स्टेट में होगा। तो ए वाले हम एक लेवल बनाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लेवल, जिसको हम ग्राउंड स्टेट नाम रखते हैं। मीन्स इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में। और जब इस गैस मॉलिक्यूल्स को एनर्जी सप्लाई कर दें, हीट सप्लाई कर दें, इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई कर दें, तो इसके अंदर के ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन जंप कर करके एक्साइटेड स्टेट में, मीन्स हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाता है। तो ये ग्राउंड स्टेट से चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। जब यहाँ से अगर मान लेते हैं कि ए ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट कर करके ए ऑर्बिट में चला गया, चौथा ऑर्बिट में चला गया, तो कभी भी दूसरे के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को रहने का समय है 10⁻⁻8 सेकेंड। इससे ज़्यादा समय तक दूसरे के ऑर्बिट में नहीं रह सकता है। कोई भी जब किसी के घर में गेस्ट बन के जाओगे तो वहाँ ज़्यादा समय तक नहीं रह सकोगे, 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन। तो उसी तरह से एक ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जब दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो दूसरे ऑर्बिट में ज़्यादा समय तक नहीं रहता है। इसके लिए रहने का समय हो गया 10⁻⁻8 सेकेंड। और जब ऊपर से फॉल कर करके ये फिर अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में पहुंचता है तो इसके पास जो एनर्जी मिला था वहां पहुंचाने के लिए वो सारा एनर्जी लॉस हो जाता है। मीन्स यहाँ से इमिट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे फोटॉन्स के रूप में। मीन्स यहाँ से डिफरेंट वेवलेंथ का वेव यहाँ से निकलने लगता है, और हर एक वेव में फोटॉन्स जो बनेगा वो फोटॉन्स एक ही टाइप का रहेगा। वेव कुछ भी हो, फोटॉन्स एक ही टाइप का होगा, लेकिन फोटॉन्स का एनर्जी जो होगा अलग अलग होगा। किसी
लाइट किसी वेव के लिए एनर्जी ज़्यादा होगा, किसी वेव का एनर्जी कम होगा, क्योंकि फोटॉन्स का एनर्जी होता है hc अपॉन लैम्डा, मीन्स वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। तो जैसे ही ऊपर से फॉल कर करके नीचे आएगा तो सारा एनर्जी को लॉस कर देगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे हम अपने घर से किसी गेस्ट के यहाँ हम लोग जाते हैं तो कुछ एनर्जी घर से मिलता है, कुछ पैसा लेकर के जाते हैं कि जाओ उस गेस्ट के यहाँ जाना है तो कुछ ना कुछ सामान खरीदना है, तो कुछ उस गेस्ट के यहाँ जाने के लिए मिठाई खरीद करके ले जाएंगे, वहाँ पर कुछ कपड़ा खरीद करके ले जाएंगे। तब वो सारा जो एनर्जी मिला है वो सारा एनर्जी हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं डिफरेंट सामान खरीदने में, परचेज करने में। उसी तरह से जब इसको हम एनर्जी देते हैं, इस एटम को एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के गेस्ट के यहाँ जाता है, हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाता है। लेकिन फिर जब घर पर पहुँचने लगता है तो जो भी एनर्जी दिए थे तो उससे पूछेंगे कि एनर्जी क्या किया, तब वो सारा एनर्जी लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो उसी तरह से यहाँ भी होता है कि जब हम इस गैस मोलेकुल्स को इस चैम्बर में, एक वेसल में कैच कर करके हीट एनर्जी सप्लाई किया या इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई किया, तो इस गैस मोलेकुल्स के एटम के इलेक्ट्रॉन जंप कर करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। और जब ये ठंडा होगा, मीन्स जब 10⁻⁻8 सेकेंड तक ही रहेगा इसका, तब ऊपर से क्या करेगा, फॉल होगा। और फॉल होगा ऊपर से हायर लेवल से लोअर लेवल में, तो यहाँ से ये एनर्जी इमिट करेगा, और जिस फॉर्म में इमिट करेगा उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जिस वेव को हम देख लेते हैं उसको लाइट बोलते हैं। तो ये सारे को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये सारे छोटे छोटे पार्टिकल का कलेक्शन होती है वेव में, जिसको हम बोलते हैं फोटॉन्स। तब वो फोटॉन्स यहाँ से निकलते हुए हमको पता चल रहा है कि जब इसके अंदर के एटम के इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहाँ से लाइट इमिट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो यही कहानी इसमें हम लोग को देखना है। तो यहाँ इसमें हीट करके एक्साइट हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे फॉल हो रहा है और यहाँ से एनर्जी इमिट हो रहा है। इसको थोड़ा सा और रिप्ले करते हैं। इसको एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, इसके एटम के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया है और ये एक्साइटेड स्टेट से फॉल कर रहा है ग्राउंड स्टेट में, और ये अपना सारा एनर्जी रिलीज कर रहा है जो लाइट के फॉर्म में फोटॉन्स के रूप में बाहर इमिट हो रहा है। तो ये सारा प्रोसेस है जिससे हम फोटॉन्स मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डेवलप करते हैं। इसका मतलब जो पहला फोर्स है फोटॉन्स वाला, जो हमारा वेक्टर बोसॉन पार्टिकल है, वो वेक्टर बोसॉन क्या करता है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्मेशन करता है, और ये नेचर का फर्स्ट फोर्स है। अब नेचर का सेकेंड फोर्स क्या है? तो पहला फोर्स को हम लोग डील कर लिए फोटॉन्स, दूसरा है ग्लूऑन्स। ग्लूऑन्स के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी थोड़ा फिर पढ़ लेते हैं। ये हमारा ग्लूऑन्स है। ग्लूऑन्स क्या होता है? ग्लूऑन्स आर मासलेस पार्टिकल that carry a strong nuclear force. It meaning they are responsible for binding quark together to form protons or neutrons. They have a property called color charge, which allow them to interact with each other, and unlike other force carrier, they can also interact with themselves. Due to this color charge, they have a spin of +1, making them vector boson,
and are considered to be glue that hold matter together in the subatomic level। कहा कि ये जो हमारा ग्लूऑन्स है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डेवलप करने वाले पार्टिकल है। जैसे फोटॉन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप करने वाला पार्टिकल था, तो ग्लूऑन्स जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डेवलप करने वाले पार्टिकल है। ये कहाँ डेवलप होता है? तो न्यूक्लियस में डेवलप होता है। एक किसको बांध के रखता है? तो क्वार्क्स को बांध के रखता है। अगर हमारा अप क्वार्क और ए डाउन क्वार्क है, ये तीन क्वार्क से अप और डाउन क्वार्क से जैसे प्रोटॉन का फॉर्मेशन होता था, तो इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और ये पार्टिकल्स ये तीनों क्वार्क्स को बांध करके रखता है और दो अप और एक डाउन से प्रोटॉन का फॉर्मेशन होता है। तो कहा गया कि यहाँ पर ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, इसी को हम ग्लूऑन्स बोलते हैं, और ये ग्लूऑन्स तीनों क्वार्क्स को एक दूसरे से बांध करके रखता है, अट्रैक्ट करके रखता है। तो अट्रैक्ट करके रखने के लिए हमके पास दो तरह का फोर्स है नेचर में, एक इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स डेवलप कर रहा है? तो एक क्वार्क के तो मास बहुत छोटा है, अब बहुत छोटा मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स इतना छोटा होगा कि वो टेंड्स टू ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब हो न हो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ से आया? ग्लूऑन्स पर तो कोई चार्ज ही नहीं होता है। तब एक नया चार्ज का कंसेप्ट डेवलप किया गया जिसका नाम हुआ कलर ऑफ चार्ज। कलर ऑफ चार्ज, इस चार्ज का कंसेप्ट डेवलप हुआ, कलर ऑफ चार्ज। अब एक कलर ऑफ चार्ज से हम लोग को दिमाग में इमेज बनता है कि डिफरेंट कलर होगा, 7 कलर जो सतरंगी कलर होता है उस तरह के कलर का चार्ज डेवलप हुआ होगा। तो ऐसा नहीं है। एक कलर ऑफ चार्ज जो है एक गुण है, एक प्रॉपर्टीज है। किसकी गुण है, किसकी प्रॉपर्टीज है? तो ये जो बांध के रखने वाले जो हमारा ग्लूऑन्स है, इस ग्लूऑन्स का ही एक प्रॉपर्टीज का नाम है, एक गुण का नाम है, जिस गुण के थ्रू ये हमारा क्वार्क्स को प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मीन्स न्यूक्लियस के अंदर बांध करके रखता है। अब क्वार्क से ही हमारा प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारे क्वार्क्स को बांधने वाला जो हमारा पार्टिकल है ग्लूऑन्स है, अब वो जिस गुण से बांध करके रखता है उस गुण का, उस प्रॉपर्टीज का नाम है कलर ऑफ चार्ज। अब एक कलर का मतलब यहाँ पर हम सतरंगी कलर जो हम आँखों से देखते हैं दुनिया में कलर, वो कलर नहीं है। अब इस कलर ऑफ चार्ज को जैसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लिख देते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, प्रोटॉन पर चार्ज +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो इस तरह के चार्ज को, कलर चार्ज को भी ऐसे ही लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो कलर चार्ज को हम इस तरह से वैल्यू नहीं लिख सकते हैं, वो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कलर चार्ज कोई मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, वो प्रॉपर्टीज़ है। अब वो ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। मीन्स जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी इंसान है, तो इंसान दो तरह का होता है। कोई सीधा साधा होता है जिसको कहते हो कि बहुत अच्छा इंसान है, बहुत परफेक्ट इंसान है, सीधा साधा है। किसी को बारे में कहते हो कि ये इतना बुरा है कि ये कब बदल जाएगा, इसका रूप समय टू समय चेंज करते रहता है। कभी कुछ रूप में आएगा, कभी कुछ रूप में आएगा, कभी मेरे सपोर्ट में आ जाएगा, कभी मेरे विरोध में आ जाएगा। तब वो जो अपना नेचर जो वो इंसान चेंज कर रही है, उस नेचर को हम मेजर कर के नहीं बता सकते हैं अमाउंट के रूप में।
कि इसकी चेंज करने की जो गुण है, इंसान को जो चेंज करने के, बदलने की जो गुण है, जैसे नेता लोग बार बार अपना कलर चेंज करता है, अपना रूप रंग चेंज करता है, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में। तो ये जो गुण है नेता का, वो गुण को हम नाप तोल करके नहीं बता सकते हैं कि हाँ इसको बदलने का जो वैल्यू है वो 5 किलो है, वो नेता को बदलने का जो वैल्यू है 10 किलो है। ऐसे अमाउंट में एक्सप्रेस हम नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से हमारे ग्लूओन्स पार्टिकल जो है, जो क्वार्क्स को बांध करके रखता है, उसके वैल्यू को, वो बांधने वाली जो गुण को हम कलर चार्ज बोलते हैं। और एक कलर चार्ज को हम मेजर नहीं कर सकते हैं कि कितना है, और इसकी वैल्यू को भी नहीं लिख सकते हैं कि कितना होगा। तो सिर्फ ये समझते हैं कि एक ऐसी गुण है जिस गुण से हम क्वार्क्स को बांध करके रखते हैं, मीन्स ग्लूओन्स क्वार्क्स को बांध करके रखता है, और इसी कलर चार्ज के थ्रू वो क्वार्क्स में डिफरेंट कलर भी प्रोवाइड करता है। मीन्स हमारे पास जो क्वार्क है, उस क्वार्क में जो 3 कलर डेवलप होता है, ब्लू, ग्रीन और रेड। तो अभी मान लेते हैं कि मेरे पास जो अप क्वार्क है वो रेड कलर का है, तो ये हमेशा कोई ज़रूरी नहीं है कि रेड ही कलर का रहेगा। ग्लूओन्स अगर चाहेगा तो विदिन द माइक्रोसेकेंड इसको ग्रीन में भी कन्वर्ट कर देगा, कुछ समय के बाद इसको रेड में भी कन्वर्ट कर देगा। मीन्स अंदर जो क्वार्क्स है, वो क्वार्क का कलर प्रोवाइड करने का काम भी ग्लूओन्स करता है, बांध के रखने का भी काम ग्लूओन्स करता है, और उसको कलर प्रोवाइड करने का भी काम ग्लूओन्स करता है। कौन सी कलर? तो इसका कौन सी कलर होता है, उस कलर का नाम है कलर ऑफ चार्ज। और दूसरी बात है कि ये जो ग्लूओन्स है, एक ग्लूओन्स टोटल 9 प्रकार के होते हैं, और हर ग्लूओन्स के पास 2 कलर ऑफ चार्ज होता है। अगर एक के पास ब्लू है तो इसके पास एक और कलर आएगा जिसको बोलते हैं एंटी ब्लू। अब कहोगे ब्लू कलर तो हम नेचर में देखे हैं, एंटी ब्लू क्या होगा? अगर कोई ग्लूओन्स के पास रेड है तो इसको हम बोलेंगे एंटी रेड। तो ये एंटी रेड क्या होता है? तो ये सब देखने वाली चीज़ नहीं है, ये सब सिर्फ फील करने वाली चीज़ है। इसको आँख से सब कलर हम देख नहीं सकते हैं क्योंकि एक गुण का नाम है। तो एक ग्लूओन्स, हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्वार्क को बांध के रखने वाले 9 टाइप का ग्लूओन्स होते हैं, और हर ग्लूओन्स के पास 2 कलर होते हैं। इसका मतलब टोटल 18 तरह के कलर हो जाएगा। ऐसे जनरली हमारे क्वार्क्स को 3 तरह का कलर ही चेंज करता है, एक ब्लू, दूसरा रेड और तीसरा ग्रीन, और तीनों कलर मिल करके कॉम्बिनेशन बनाता है किसका? वाइट का, जिसको हम कलरलेस बोलते हैं। तो ये सारे गुण है, प्रॉपर्टीज है, किसका प्रॉपर्टीज है? ग्लूओन्स का, जिसको पहले भी कर चुके हैं। तो इसका प्रॉपर्टीज हम लोग समझ लिए। अब इसका कुछ और प्रॉपर्टीज है, इसी को पॉइंट वाइज में कर करके नीचे लिखा हुआ है। प्रॉपर्टीज है कि कलर चार्ज मीन्स ग्लूओन्स कैरी ए कलर चार्ज विच इज़ नॉट रिलेटेड टू एक्चुअल कलर। जो हम लोग कलर देखते हैं वो कलर से इसको रिलेट करना नहीं है, क्योंकि ये गुण का नाम है, एक प्रॉपर्टीज का नाम है। बट रिप्रेजेंट ए यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स मीन्स क्वार्क को बांध के रखने वाली जो प्रॉपर्टीज होती है, जिस प्रॉपर्टी से ग्लूओन्स ने क्वार्क्स को बांध करके रखता है, उस प्रॉपर्टीज को नाम है कलर ऑफ चार्ज। दूसरा है मासलेस होता है, ग्लूओन्स हैव नो मास, ये मासलेस है। तीसरा, अगर कहेगा ग्लूओन्स पर कोई चार्ज है तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी नहीं है। अगर ग्लूओन्स पर है तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो Q से रिप्रेजेंट करते हैं इसका वैल्यू 0 है।
लेकिन इसके पास एक और तरह के चार्ज है जिसको कलर ऑफ चार्ज बोलते हैं। उसके बाद है ग्लूऑन्स आर वेक्टर बोसॉन विथ स्पिन 1। जो भी वेक्टर बोसॉन होगा उसका स्पिन 1 होता है, और जो स्केलर बोसॉन होगा उसका स्पिन हाफ होता है। तो स्केलर बोसॉन में जो पार्टिकल फॉर्मियॉन्स होगा, तब फॉर्मियॉन्स वाले को स्पिन होता है हाफ, और बोसॉन वाला को स्पिन होता है 1। तब ग्लूऑन्स और क्या करता है, तो मेडिएट द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। दुनिया में इस ब्रह्मांड का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो है न्यूक्लियर फोर्स, अब वो न्यूक्लियर फोर्स डेवलप करता है ग्लूऑन्स। उसके बाद एक और गुण है सेल्फ इंट्रैक्शन। अनलाइक अदर फोर्स कैरियर, ग्लूऑन्स कैन इंटरेक्ट विथ ईच अदर ड्यू टू दियर कलर चार्ज। मीन्स हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करता है। सेम नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को खींचता नहीं है, प्रोटॉन भी एक दूसरे को खींचता नहीं है, लेकिन यहाँ उसका उल्टा है। ग्लूऑन्स एक दूसरे को खींच करके भी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर लेता है, और एक दूसरे से इंटरेक्ट करके नया नया पार्टिकल का जन्म देना शुरू कर देता है। तो ग्लूऑन्स अपने आप में इंटरेक्शन किसके कारण होता है, तो डिफरेंट कलर ऑफ चार्ज के कारण। कलर ऑफ चार्ज किसका नाम है, एक प्रॉपर्टीज़ का नाम है। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके पास है जिसके कारण अपने आप में भी इंटरेक्ट करता है और क्वार्क के साथ भी इंटरेक्ट करता है। तो इस ग्लूऑन को हम लोग थोड़ा सा एनिमेशन करते हैं, देखते हैं ग्लूऑन कैसा दिखता है। ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन के अंदर डिफरेंट कलर ऑफ चार्ज है। एक कलर प्रोवाइड कर रहा है ग्लूऑन्स, लेकिन ये है कौन, क्वार्क्स है। यहाँ रेड है तो यहाँ ग्रीन है। फिर कुछ समय के बाद ये चेंज हो जाता है कलर, अपने आप कलर चेंज करने लगता है, तब ब्लू ग्रीन रेड। इस तरह से हमारा सारा ग्लूऑन्स है, सॉरी ग्लूऑन्स नहीं है, सब क्वार्क्स है। और इसको बांध करके रखने का काम करता है, वो करता है ग्लूऑन्स। ये देख रहे हैं, ये हमारा क्वार्क्स है, रेड वाले कलर का क्वार्क्स है, और इसमें येलो कलर का जो है ये हमारे ग्लूऑन्स है, जो प्रोटॉन्स के अंदर क्वार्क्स को बांध कर करके रखा हुआ है। तो यही हमारे येलो कलर वाले जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, इसी का नाम है ग्लूऑन्स। और एक क्वार्क्स को भी बांधता है, और जिस नेचर के कारण, जिस गुण के कारण बांधता है, उसको बोलते हैं कलर ऑफ चार्ज। मीन्स क्वार्क को भी कलर प्रोवाइड करता है, तभी ग्लूऑन्स ही प्रोवाइड करता है। और ये 3 तरह का कलर प्रोवाइड करता है, ब्लू, रेड और ग्रीन। और कौन सा क्वार्क के पास किस समय कौन सी कलर होगी वो डिफिनिट नहीं रहता है, एक कलर चेंज करते रहता है। मीन्स अभी ये रेड में है, अगर अभी एक क्वार्क रेड कलर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये ग्लूऑन्स कुछ समय के बाद इसको रेड से ब्लू भी बना देगा, कुछ समय के बाद इसको रेड से ग्रीन भी कर देगा। तो यही ग्लूऑन्स क्या करता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स डेवलप करता है, और जिस गुण के कारण स्ट्रॉन्ग फोर्स डेवलप करता है उसको बोलते हैं कलर ऑफ चार्ज। तो ये हमारा ग्लूऑन्स का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, एक ग्लूऑन की प्रॉपर्टीज़ हो गई जिससे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को ये डेवलप करता है। तो अभी तक हम लोग नेचर में 2 तरह का फोर्स पढ़ लिए, एक फोटॉन्स का पढ़ लिया और एक ग्लूऑन्स का पढ़ लिया। अब अगला जो हमारे फोर्स है नेचर का, उसको बिग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, और इसको W एंड Z बोसॉन बोलते हैं। एक का नाम फोटॉन्स, दूसरे का नाम ग्लूऑन्स। फोटॉन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप किया, ग्लूऑन्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डेवलप किया। अब ये है W एंड Z बोसॉन। ये कब डेवलप होता है,
तो ये जनरली उस न्यूक्लियस के अंदर डेवलप होता है जो बिग न्यूक्लियस हो, जिसका साइज बड़ा हो, जिसमें रेडियो एक्टिव डिके होते रहता है लगातार। जैसे पीरियोडिक टेबल के नीचे में 2 लाइन में जितने भी एटम है उसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। उससे लगातार अल्फ़ा, बीटा और गामा पार्टिकल इमिट होते रहता है। क्यों? क्योंकि उसका न्यूक्लियस वीक है। उसके अंदर जिस तरह से ग्लूऑन्स जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स से क्वार्क को बांध करके रखता है, उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं लगता है। उसके अंदर बिग फोर्स डेवलप होता है और उस बिग फोर्स को शो करता है हमारा W and Z बोसॉन। मीन्स W and Z बोसॉन आर एलिमेंट्री पार्टिकल, ये भी पार्टिकल है दैट ग्लूऑन्स की तरह दैट एक्ट एज ए कैरियर ऑफ वीक फोर्स। ए वीक फोर्स डिलीवर करता है, ग्लूऑन्स स्ट्रॉन्ग फोर्स डिलीवर करता है। वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्स इन द यूनिवर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स वाला भी एक फोर्स था यूनिवर्स का, वीक फोर्स वाला भी एक फोर्स है यूनिवर्स का। Essentially they are the particle responsible for mediating the weak interaction force between other particle like quarks and leptons। क्वार्क और लेप्टॉन्स के बीच जो मेडिएट करती है फोर्स, उसकी यह स्ट्रेंथ छोटी होती है और वो वीक होगी, मीन्स कमज़ोर फोर्स होगा। और वो कमज़ोर फोर्स जो मेडिएट करता है उसी को हम पार्टिकल का नाम रखते हैं W and Z बोसॉन। जो स्ट्रॉन्ग फोर्स मेडिएट करता है नेचर में, उसको हम ग्लूऑन्स बोलते हैं। तो W, जैसे ग्लूऑन्स के पास कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन W बोसॉन के पास चार्ज होता है। तो W स्टैंड फॉर वीक एंड Z रेफरेंस टू एज द न्यूट्रल नेचर ऑफ Z बोसॉन। मीन्स W लेटर का मतलब ये रिप्रेजेंट करता है वीक फोर्स को, और Z का मतलब होता है एक ऐसा बोसॉन जिस पर कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन W वाले पर चार्ज होगा। ये वीक फोर्स रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसके पास प्लस और माइनस 2 नेचर का चार्ज होता है। वाइल द W बोसॉन कम इन पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, W प्लस एंड W माइनस। मीन्स Z बोसॉन के पास कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन W बोसॉन के पास चार्ज होती है। एक प्लस में भी होगा और एक माइनस में भी होगा। W के पास प्लस में चार्ज जो होगा प्रोटॉन के बराबर होता है, और माइनस में जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। इसका प्रॉपर्टी है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस लाइक रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके में ए पार्टिकल W and Z इन्वॉल्व होता है, वेयर ए न्यूट्रॉन कैन ट्रांसफॉर्म इनटू ए प्रोटॉन बाय इमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन एंड ए एंटी न्यूट्रिनो। मीन्स जब रेडियो एक्टिव डिके होता है तो 2 तरह का डिके होता है। एक होता है प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन में, तो प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं। तो चार्ज बैलेंस करेंगे तो यहाँ एक और चार्ज वाले पार्टिकल निकलता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, और एक मासलेस और चार्जलेस पार्टिकल इमिट होता है जिसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। तो यही बोल रहा है कि रेडियो एक्टिव डिके जब होता है, जब न्यूक्लियस टूटता है, तो टूटने का प्रोसेस में एक ऐसा डिवीजन होता है जिसमें प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में। तो यहाँ है पोजेस रेडियो एक्टिव डिके वेयर ए न्यूट्रॉन कैन ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोटॉन बाय इमिटिंग एंटी न्यूट्रिनो। ये उल्टा वाला है, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में, तो प्रोटॉन के पास एक चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसमें प्लस चार्ज रहेगा, और यहाँ पर एक एंटी न्यूट्रिनो होता है, यहाँ पर न्यूट्रिनो होता है। यहाँ पर मीन्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है,
और यहाँ प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज है, तो चार्ज जीरो करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इमिट होता है और यहाँ से एक एंटी न्यूट्रिनो होता है। अगला पॉइंट है द डब्ल्यू बोसॉन हैव ए पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, जिसको डब्ल्यू प्लस और डब्ल्यू माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। वाइल जेड बोसॉन आर न्यूट्रल, जेड बोसॉन जो होगा उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। इसका मतलब जेड बोसॉन से अगर ब्रेक करते हैं तो दो तरह का चार्ज निकलेगा, लेकिन दोनों एंटी में निकलेगा। एक प्लस इलेक्ट्रॉन होगा तो दूसरा एंटी इलेक्ट्रॉन होगा, तो नेट चार्ज इस पर हो जाता है 0। उसके बाद बोथ डब्ल्यू एंड जेड बोसॉन आर रिलेटिवली हैवी पार्टिकल विच लिमिट द रेंज ऑफ द वीक फोर्स। W एंड Z बोसॉन्स आर रिलेटिवली हैवी पार्टिकल, मीन्स इसके पास मास भी होता है। विच लिमिट द रेंज ऑफ वीक फोर्स, मीन्स वीक फोर्स का एक रेंज को लिमिट कर देता, उससे ज़्यादा डेवलप नहीं करता है। दीज पार्टिकल वेयर डिस्कवर्ड एट सर्न इन ईयरली 1980। सर्न यूरोपियन एक संस्था है जहाँ पर रिसर्च करने के बाद ये पार्टिकल को देखा गया। तो हम लोग इसके बारे में पहले समझते हैं कि ये कब डेवलप होता है। तो यहाँ से कह रहा है कि ये जो हमारा W एंड Z बोसॉन जब इमिट होता है तो रेडियो एक्टिव डीके में, तो मान लेते हैं कि ये हमारा रेडियो एक्टिव मटेरियल है। रेडियो एक्टिव मटेरियल मान लेते हैं यूरेनियम है, इसको हम X नाम रखते हैं। इसका एटॉमिक मास A और एटॉमिक नंबर Z। तो इसके अंदर क्या होता है कि ए बिग न्यूक्लियर फोर्स के कारण ये लगातार टूटते रहता है अल्फ़ा, बीटा और गामा में। अल्फ़ा में, बीटा में और गामा में। ये गामा को ही हम फोटॉन्स बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह एक पार्टिकल इमिट होता है, फोटॉन्स। बीटा दो पार्ट में आता है, एक आता है बीटा प्लस और दूसरे आता है बीटा माइनस। और बीटा माइनस से निकलेगा डब्ल्यू माइनस बोसॉन और बीटा प्लस से निकलेगा डब्ल्यू प्लस बोसॉन। यही दोनों में डब्ल्यू और डब्ल्यू प्लस और माइनस इमिट होता है। और ये अल्फ़ा बोलते हैं हीलियम पार्टिकल का, जिसका मास नंबर 20, एटॉमिक नंबर 2। तो इस तरह का अल्फ़ा बीटा पार्टिकल इमिट होते रहता है, जिसमें सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होता है गामा पार्टिकल का। इसका स्पीड ऑफ लाइट के बराबर इसका स्पीड होता है, इसलिए हैवी से हैवी मेटल को पेनिट्रेट करके पार कर जाता है। इससे कम होता है बीटा का और सबसे कम होता है अल्फ़ा का। तो इसमें होता क्या है, तो ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर रहता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तब प्रोटॉन्स में क्या होता है, तब प्रोटॉन्स में 2 अप क्वार्क होता है और न्यूट्रॉन्स में और 1 डाउन क्वार्क होता है प्रोटॉन्स में। और ये न्यूट्रॉन्स में क्या होता है, तो न्यूट्रॉन्स में 2 डाउन क्वार्क होता है और 1 अप क्वार्क होता है। तो जब रेडियो एक्टिव डीके होता है तो जिसमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा होने के कारण झगड़ा बढ़ जाता है, न्यूक्लियस के अंदर रिपल्सन का फोर्स बढ़ने लगता है। तो उस केस में क्या होता है कि एक कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन में, मीन्स प्रोटॉन का जो क्वार्क्स है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्सन लेता है। तब प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होने के लिए क्या होता है, तो यहाँ पर 2 डाउन है और यहाँ 2 अप है। तो एक अप के लिए 1 अप इसके पास है, 1 डाउन के लिए 1 डाउन इसके पास है। मीन्स अगर 1 डाउन है प्रोटॉन के पास, तो यहाँ से न्यूट्रॉन के पास भी 1 डाउन है। तो डाउन से डाउन है,
इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर एक अप है प्रोटॉन के पास, तो न्यूट्रॉन के पास भी एक अप है, इसको चेंज भी नहीं करना है, और इसको हमको बनाना है न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब इसका एक अप क्वार्क को डाउन में कन्वर्ट करना होगा। तो ये जो प्रोटॉन का जो अप क्वार्क है वो कन्वर्ट करना होगा डाउन में। तो जब अप डाउन में कन्वर्ट होता है तो यहाँ से ही निकलता है डब्ल्यू बोसॉन पार्टिकल। तो कन्वर्ट कैसे होगा? तो अप को हम जानते हैं कि इसके पास चार्ज होता है +2/3, जो कि आगे बता चुके हैं। तो अप क्वार्क के पास 2/3 चार्ज है और इसको ले जाना है डाउन क्वार्क में। तो डाउन क्वार्क के पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है -1/3। तो इसमें से कितना चार्ज निकाल लिया जाए कि ए बन जाए -1/3। तो +2/3 में से एक प्रोटॉन के चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, उतना अगर घटा देते हैं तो 2/3e - -1/3। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के बराबर, इससे हम एक चार्ज निकालते हैं अप क्वार्क में से, तो ए डाउन में कन्वर्ट होता है। तो पॉजिटिव चार्ज इसमें से निकालना है। 2/3e में से पॉजिटिव चार्ज अगर प्रोटॉन के चार्ज के बराबर निकाल देंगे तब एक कन्वर्ट हो जाएगा डाउन में। तब 2 डाउन हो जाएगा और एक अप हो जाएगा, तो एक कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन में। इसका मतलब है कि प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन में। और यहाँ से एक पार्टिकल निकलता है जिसको W+ बोसॉन कहते हैं, और ये W+ बोसॉन फर्दर ब्रेक हो जाता है। तो फर्दर ब्रेक कर करके चला जाता है पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो में। पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो में टूट जाता है और एक छोटा सा लाइट भी इमिट करता है जिसको हम बोलते हैं फोटॉन्स। मीन्स W+ बोसॉन यहाँ से एक पॉजिट्रॉन इमिट करेगा, एक न्यूट्रिनो पार्टिकल इमिट करेगा और एक फोटॉन्स इमिट कर देगा। तो ये होता है प्रोटॉन्स का कन्वर्सन न्यूट्रॉन्स में। इसी तरह से इसका उल्टा भी होगा। उल्टा में क्या होगा कि न्यूट्रॉन्स का कन्वर्सन हो जाएगा प्रोटॉन्स में। तो उसमें क्या होगा कि 2 D है, 1 U है। तो यहाँ 2 D है, यहाँ 2 U है, तो 1 D को डाउन को कन्वर्ट करना होता है अप में। तो वहाँ पर निकलता है W- बोसॉन। मीन्स अगर कोई हम न्यूक्लियर रिएक्शन लिखते हैं, किसी अननोन कोई एलिमेंट लेते हैं, एटम X लेते हैं जिसका एटॉमिक मास A, एटॉमिक नंबर Z, और अगर इसमें हमारा बीटा डीके हो रहा है, तो बीटा 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव बीटा और एक नेगेटिव बीटा। तब पॉजिटिव बीटा में क्या होता है, प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में। तब प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, मीन्स ए प्रोटॉन जब कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन में तो एक निकलता है इलेक्ट्रॉन, और जब न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में तो एक निकलता है पॉजिट्रॉन। तो इसको हम बोलते हैं β+ और इसको हम बोलते हैं β-। तो यहाँ से अगर β+ डीके हो रहा है, इसका मतलब न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर 1 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर अगर जो न्यूक्लियस बनेगा उसमें एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा, Z से Z+ हो जाएगा और यहाँ पर A रहेगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से एक पार्टिकल इमिट होगा β+ और प्लस एक एंटी न्यूट्रिनो, इस तरह से। और ए β+ और एंटी न्यूट्रिनो नहीं होता है, न्यूट्रिनो होता है।
और ए बीटा प्लस में ही पॉजिट्रॉन होता है और ए पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो मिल करके डब्ल्यू प्लस बोसॉन का फॉर्मेशन करता है। तो इसी को हम थोड़ा एनिमेशन के थ्रू देखते हैं। रेडियो एक्टिव मटेरियल जनरली होता है यूरेनियम, रेडियम। ये हमारा रेडियो एक्टिव मटेरियल है जो टूट रहा है, जिसमें अल्फ़ा बीटा और गामा पार्टिकल इमिट होते रहता है। अनस्टेबल जो न्यूक्लियस होता है उससे लगातार अल्फ़ा बीटा और गामा पार्टिकल इमिट्स होते रहते हैं। जो स्टेबल होता है उस पर न्यूट्रॉन को हीट कर करके भी तोड़ते हैं और तोड़ करके एनर्जी निकालते हैं। तो ये तीनों पार्टिकल अल्फ़ा बीटा और गामा इमिट होता है। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल से ही हम लोग न्यूक्लियर प्लांट भी बनाते हैं। तो इससे जो यूरेनियम से एसो अल्फ़ा बीटा गामा पार्टिकल इमिट होता है, ये एक और मटेरियल है। तो ये सारे अल्फ़ा बीटा गामा पार्टिकल इमिट होता है, वो ऑलवेज इमिट होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जिसको हम अनस्टेबल बोलते हैं। तो यहाँ से रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ए हीलियम इमिट हुआ और ए हमारा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, जिसको इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन बोलते हैं, ये निकलेगा। एक सेकेंड, ये हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट से तीन तरह का पार्टिकल का इमिशन होगा। एक जो पार्टिकल है वो ए हीलियम होता है, जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ए जो हमारा पार्टिकल इमिट होता है इसी को हम बीटा बोलते हैं, बीटा पार्टिकल। तब बीटा पार्टिकल 2 तरह का होता है, बीटा प्लस और बीटा माइनस। बीटा प्लस और बीटा माइनस। बीटा माइनस में इलेक्ट्रॉन होता है और बीटा प्लस में पॉजिट्रॉन होता है। और इसके साथ साथ एक यहाँ पर एक न्यूट्रिनो निकलता है और यहाँ पर एक एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। तो ये है हमारा बीटा पार्टिकल और इस प्रोसेस में एक एनर्जी इमिट होता है और एनर्जी का कैरियर फोटॉन्स होता है। तो एक फोटॉन्स भी इमिट होता है, जिसको गामा पार्टिकल भी बोला जाता है। तो इसका मतलब अल्फ़ा बीटा और गामा रेडिएशन होता है जब न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। और ई प्लस और न्यूट्रिनो को हम डब्ल्यू प्लस बोसॉन बोलते हैं और ई माइनस और एंटी न्यूट्रिनो को डब्ल्यू माइनस बोसॉन बोलते हैं। अब आगे इसमें देखते हैं। इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन और ये हमारा फोटॉन्स, हाई एनर्जी फोटॉन्स। ये हमारे न्यूक्लियस पर न्यूट्रॉन को बम्बार्डिंग करके तोड़ा गया। तोड़ने पर भी बहुत सारे अल्फ़ा बीटा गामा इमिट होता है। ये है गामा पार्टिकल जिसका पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा है। ये है हमारा बीटा पार्टिकल जिसका पेनिट्रेशन कम, सबसे कम अल्फ़ा का। तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन बीटा का, गामा का होता है। तो ये हमारा गामा रेस है, तीनों प्लेट को पार करेगा। ये बीटा है, 2 प्लेट को पार कर रहा है। ये अल्फ़ा है, एक सिंगल प्लेट को पार कर रहा है। अब आगे हम देखते हैं। इन ए न्यूक्लियस विथ टू मेनी न्यूट्रॉन्स, ए न्यूट्रॉन्स ट्रांसफॉर्म इनटू ए प्रोटॉन्स। जिस न्यूक्लियस में कह रहा है कि न्यूट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है, न्यूट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन से ज़्यादा है, तो न्यूट्रॉन टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा? प्रोटॉन में। मीन्स न्यूट्रॉन टूटेगा प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन करेगा, चार्ज बैलेंस कर लेंगे और यहाँ पर एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल इमिट करता है। तब न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो इज फॉर्म्ड। और ये फॉर्म करता है जिसको हम नाम रखते हैं डब्ल्यू माइनस बोसॉन।
तो अगर हम इसको रिएक्शन के थ्रू अगर काम करते हैं तो ए एक्स कोई एलिमेंट है, तो ए जेड है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या। तो जब इसके अंदर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसके अंदर एक प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगा। तो जो नया डाउटर एलिमेंट बनेगा उसमें जेड में एक प्लस बढ़ गया, और यहाँ जो पार्टिकल इमिट हुआ पॉजिट्रॉन, अब प्लस एक इमिट हुआ न्यूट्रिनो। इस पॉजिट्रॉन को बीटा प्लस बोलते हैं और पॉजिट्रॉन न्यूट्रिनो को ही हम डब्लू प्लस बोलते हैं, डब्लू प्लस बोसॉन बोलते हैं। तब इसका एनिमेटेड वीडियो देख रहे हैं। ये बीटा माइनस डीके अननोन एलिमेंट है, इससे एक कन्वर्ट हुआ न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, प्रोटॉन बढ़ गया, बीटा माइनस डीके प्लस एक न्यूट्रिनो बना, एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ प्रोटॉन्स में, फिर एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो। इसका कोई न मास होता है न कोई चार्ज होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है, ये प्रोटॉन्स है। अब हम इसको क्वार्क पर अगर डील करते हैं, अगर क्वार्क थ्योरी पर इसको अगर डील करते हैं तो यहाँ पर हमारा न्यूट्रॉन था, यहाँ पर हमारा न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ प्रोटॉन में। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता तो न्यूट्रॉन के पास 2 डाउन होता है और 1 अप होता है, और प्रोटॉन के पास 2 अप होता है, 1 डाउन होता है। इसका मतलब इसका 1 डाउन को 1 अप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ए डाउन के पास चार्ज होता है -1/3e और अप के पास चार्ज होता है +2/3e। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं +2/3e। तो -1/3 इसे +2/3e कन्वर्ट करने के लिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन वाली चार्ज को घटाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -e, तो -e को इसमें से घटाएंगे तो ए आ जाएगा e -1/3e, तो ए हो जाएगा +2/3e, इतना आ जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निगेटिव निकालना पड़ेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके साथ साथ एक एंटी न्यूट्रिनो, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसके साथ साथ एंटी न्यूट्रिनो भी निकलता है। और ये चूँकि निगेटिव चार्ज पार्टिकल लेकर के आता है तो इसको हम बोलते हैं W- बोसॉन। एक क्वार्क के अनुसार रिएक्शन है। फिर इसको बीटा माइनस के बाद बीटा प्लस डी के भी होती है। अब यहाँ पर इसको फर्मियोनिक थ्योरी के अनुसार देखते हैं। ये हमारा अप डाउन डाउन, अप डाउन डाउन है। अप डाउन डाउन का मतलब ये हमारा, यहाँ पर हमारा ये न्यूट्रॉन है और ये न्यूट्रॉन यहाँ कन्वर्ट हुआ किस में, ए कन्वर्ट हुआ अप डाउन में। इसका मतलब ए चला गया प्रोटॉन्स में। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कंपेयर करेंगे तो इसका अप सेम रहा, इसका डाउन सेम रहा। लेकिन इस प्रोटॉन्स पर अप है और न्यूट्रॉन्स पर डाउन है, तो डाउन को अप में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से इमिट होगा W- बोसॉन। W- बोसॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो, और ये फिर फर्दर टूट जाएगा एंटी न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन में, और यहाँ से एक छोटा सा फोटॉन्स का लाइट भी इमिट होता है। तो ये हमारा क्वार्क का रिएक्शन है। तो ए बीटा माइनस डीके, W- का मतलब हो गया बीटा माइनस डीके।
अब इसके बाद W प्लस बोसॉन, तो W प्लस बोसॉन में बीटा प्लस डीके आएगा जिसमें पॉजिट्रॉन इमिट होगा। तब उसका रिएक्शन का यहाँ से यहाँ पर देखते हैं, इन ए न्यूक्लियस विथ टू मैनी प्रोटॉन्स, पहले टू मैनी न्यूट्रॉन्स था, अब टू मैनी प्रोटॉन्स है, मीन्स अब प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा है, तब प्रोटॉन कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन में। तब प्रोटॉन की संख्या जब ज़्यादा होगा न्यूट्रॉन से, तब प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन में। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ E प्लस एक पॉजिट्रॉन यूज करेंगे। अब पॉजिट्रॉन के साथ एक न्यूट्रिनो इमिट होगा और ए पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो को हम W प्लस बोसॉन बोलते हैं और ए पॉजिट्रॉन को हम बीटा प्लस पार्टिकल नाम रखते हैं। इसको हम बीटा प्लस डीके भी बोलते हैं। अब इसका एक इक्वेशन बनाना, इसमें से एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया तो जेड की एक संख्या कैंसिल हो गया, एक पॉजिट्रॉन निकल गया और एक न्यूट्रिनो निकल गया। इसको अगर न्यूट्रॉन पर काम करते हैं, प्रोटॉन्स पर काम करते हैं तो प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन में। यहाँ न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है तो इस पर चार्ज जीरो, ये प्रोटॉन है तो इस पर चार्ज प्लस, इस पर चार्ज जीरो, तो यहाँ पर प्लस चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक पार्टिकल निकलता है जिसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन, और इसके पास एक न्यूट्रिनो निकलता है और ए न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉन को मिला करके हम W प्लस बोसॉन बोलते हैं और ए पॉजिट्रॉन को नाम रखते हैं बीटा प्लस। अब इसको क्वार्क पर अगर तोड़ते हैं तब प्रोटॉन में अप क्वार्क ज़्यादा होता है, मीन्स प्रोटॉन्स को टूट करके न्यूट्रॉन गया तब प्रोटॉन में दो अप क्वार्क, प्रोटॉन में दो अप एक डाउन, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ तो न्यूट्रॉन में दो डाउन एक अप, तो इसका मतलब इसका एक अप को डाउन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक अप को डाउन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर W प्लस इमिजन होगा, W प्लस बोसॉन। W प्लस बोसॉन का मतलब बीटा प्लस निकलेगा और एक न्यूट्रिनो निकलेगा। न्यूट्रिनो के साथ साथ एक एनर्जी भी इमिट होगा, इसको हम बोलते हैं फोटॉन्स या गामा पार्टिकल भी बोलते हैं। तब इसका क्वार्क रिएक्शन देख लिया जाए, इसका मतलब होगा अप क्वार्क। तब फर्मियंस स्केल पर यहाँ पर इसका अप और डाउन क्वार्क का अब यहाँ है दो अप, यहाँ दो अप एक डाउन, इसका मतलब है प्रोटॉन है, और यहाँ दो डाउन एक अप, इसका मतलब एक न्यूट्रॉन है। तो इसका डाउन सेम है, मीन्स प्रोटॉन को हमको कन्वर्ट कर देना है न्यूट्रॉन में, तो क्या चेंज करना पड़ेगा? तो डाउन से डाउन तो मिल गया, अप से अप भी मिल गया, इसको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऊपर में डाउन है, प्रोटॉन में अप है, मीन्स इसका एक अप को डाउन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक अप को डाउन में कन्वर्ट करने का मतलब होगा कि अप को ले जाना है डाउन में, तो अप पर चार्ज होता है, अप क्वार्क पर चार्ज, अप क्वार्क पर चार्ज होता है +2/3e, और डाउन क्वार्क पर चार्ज होता है -1/3e। तो इसमें से कितना चार्ज निकाल दिया जाए कि -1/3 हो? तो इसमें से +2/3e में से
एक प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन के चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, उतना अगर घटा देंगे तो ये हो जाएगा -1/3। इसका मतलब इसमें से E प्लस चार्ज निकालना पड़ेगा। तो इसमें से E प्लस चार्ज निकलता है, तो E प्लस चार्ज लेकर के कौन निकलेगा? तो E प्लस चार्ज लेकर के निकलता है बोसॉन प्लस, क्योंकि बोसॉन का मतलब होता है पॉजिट्रॉन, E प्लस और न्यूट्रिनो। तो ए बोसॉन प्लस इमिट होता है, मीन्स यहाँ से इमिट हुआ बोसॉन प्लस, और ए बोसॉन प्लस फर्दर टूटेगा तो एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो, और साथ साथ एक गामा रेडिएशन आएगा जिसको हम फोटॉन्स बोलते हैं। तो ये सारा रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, वहाँ पर होता है जहाँ पर न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, जहाँ वीक न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करता है। और वीक न्यूक्लियर फोर्स का जो हमारा मेडिएटर पार्टिकल है उसको हम बोलते हैं W प्लस और W माइनस, और एक Z बोलते हैं, जेड बोसॉन। जेड बोसॉन कब बनता है? तो एक कोई भी पार्टिकल का उसका एंटी पार्टिकल जा कर के कोलिजन करता है तब Z 0 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक टोटल डिस्ट्रॉय कर करके फोटॉन्स इमिट करता है। तो एनिहिलेशन इसको बोलते हैं। तो एनिहिलेशन में Z0 पार्टिकल का इमिशन होता है। तो मेन इसका इतना ही थ्योरी है, इतना ही कंसेप्ट है। हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स W प्लस W माइनस एंड Z0 का। तो हमने 3 फोर्स को पढ़ चुका। एक पढ़ा फोटॉन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दूसरा पढ़ा ग्लूऑन्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और तीसरा पढ़ा W एंड Z बोसॉन्स मीन्स वीक न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा है ग्रेविटॉन। द ग्रेविटॉन्स मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स। द ग्रेविटेशनल फोर्स अभी एक्सप्लेन नहीं हो पाया है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप करने वाला हमारा जो पार्टिकल ग्रेविटॉन है इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं चला है, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं आया है, अभी ये थियोरी में ही जीवित है, इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं हुआ है। इसलिए अभी सिर्फ 3 ही फोर्स को हम एक्सप्लेन कर पाएंगे, इससे आगे वाले फोर्स को हम लोग अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ग्रेविटेशन वाला पार्टिकल ग्रेविटॉन हमको अभी प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये हमारा W एंड Z बोसॉन हुआ। उसके बाद आता है हिग्स फील्ड एंड हिग्स बोसॉन। तो हिग्स, पीटर हिग्स के नाम पर हिग्स बोसॉन पार्टिकल का जन्म हुआ, और वो पार्टिकल एक ऐसा ब्रह्मांड का सबसे छोटा कण, जिस कण से ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्क, सारा चीज़, लेप्टॉन्स मीन्स जितना भी दुनिया में जितने भी पार्टिकल हैं वो सारे पार्टिकल जिस कण से बना है उस कण का नाम है हिग्स बोसॉन, पीटर हिग्स के नाम पर रखा गया है। मीन्स हमारा क्वार्क भी इसी से बनता है, हमारा मेसॉन का भी फॉर्मेशन इसी से ही होता है, उसके बाद बोसॉन का भी फॉर्मेशन इसी से भी होता है, मैटर का फॉर्मेशन इसी से होता है, एटम का फॉर्मेशन इसी से भी होता है। मीन्स ब्रह्मांड का सबसे छोटा कण जिसको हिग्स बोसॉन कहते हैं, और ये एक शक्ति जो डेवलप करता है, फोर्स लगाने वाली शक्ति, और उस शक्ति को हम बोलते हैं हिग्स फील्ड। हर एक पार्टिकल का एक फील्ड होता है, तब बोसॉन पार्टिकल का जो फील्ड होता है उस फील्ड को हिग्स फील्ड बोलते हैं। फोटॉन्स का जो फील्ड होता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ग्लूऑन्स का जो फील्ड होता है उसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फील्ड बोलते हैं। W एंड Z बोसॉन का जो फील्ड होता है उसको वीक न्यूक्लियर फील्ड कहते हैं। ग्रेविटॉन का जो फील्ड होगा उसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे, और हिग्स बोसॉन का जो फील्ड होगा उसको हिग्स फील्ड बोलते हैं। तो पीटर हिग्स ने कहा कि ये एक ऐसी पार्टिकल है जिससे पूरी ब्रह्मांड और सृष्टि का निर्माण इसी से हुआ है। पहले हम लोग जानते थे कि एटम से हुआ है,
एटम से फॉर्मेशन हुआ पूरी मैटर का, मैटर से ब्रह्मांड और सृष्टि का। फिर पता चला कि नहीं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसका मतलब पूरी ब्रह्मांड और सृष्टि का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हुआ है। वो भी कंसेप्ट रिजेक्ट हो गया। फिर आ गया क्वार्क का थ्योरी। तब कहा गया नहीं, हमारा फंडामेंटल पार्टिकल क्वार्क है, मीन्स क्वार्क से ही पूरी ब्रह्मांड और सृष्टि का निर्माण हुआ। वो भी गलत हुआ। फिर अब आ गया कौन सा, बोसॉन का थ्योरी में हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन में अभी तक चल रहा है कि नहीं, हमारा जो हिग्स बोसॉन जिसको गॉड पार्टिकल बोलते हैं, ये ब्रह्मांड का सबसे छोटा कण है और इसी से पूरी ब्रह्मांड और सृष्टि का निर्माण हुआ है। और इसका जो फील्ड है उसको हिग्स फील्ड बोलते हैं। और पीटर हिग्स ने कहा कि ये एक ऐसा फील्ड बनाएगा जिस फील्ड में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा और उस मूव करने में जो रुकावट डालेगा, कौन रुकावट डालेगा, हिग्स फील्ड। मीन हिग्स फील्ड में जो जितना स्लो चलेगा उसका मास उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जो फास्ट मूव करके निकल जाएगा उसका मास बहुत कम होगा। इसको इमेजिन फील करने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि पूरा मान लेते हैं समुद्र या एक पोखरा है, एक तालाब है, तो तालाब में जो पानी है वो पानी हो गया हिग्स फील्ड। पानी बना हुआ किससे है, मॉलिक्यूल से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो एटम हो गया वो हो गया हिग्स बोसॉन पार्टिकल हो गया, और वो पूरा पानी हो गया जो बोसॉन के बनाया हुआ फील्ड है। तब उस पानी पोखरा में अगर एक छोटा सा मछली तैरेगा तो उस मछली को तैरने में रुकावट कम होगी। अब उसी पोखरा में जब हाथी को इंटर करा देंगे तो हाथी को बढ़ने में रुकावट ज़्यादा होगा। तो अगर हाथी को रुकावट ज़्यादा होगा तो हाथी का मास ज़्यादा फील होगा, और अगर मछली को तैरने में रुकावट कम फील हो रही है तो उसका मास कम होगा। कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा फील्ड है जिस फील्ड में अगर कोई ऑब्जेक्ट स्लो मोशन करेगा तो उसका मास ज़्यादा होगा, और जो फास्ट मोशन करके निकल जाएगा तो उसका मास कम होगा, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट को मास देने वाला हमारा हिग्स फील्ड ही है। तो अगर उसमें फोटॉन्स को गुजारते हैं हिग्स फील्ड में, तब फोटॉन्स का कोई रुकावट नहीं होता है, वो सीधे निकल जाता है, इसलिए हमारा फोटॉन्स मासलेस हो जाता है। तब फोटॉन्स पर कोई मास नहीं होता है। उसमें अगर इलेक्ट्रॉन को दौड़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फास्ट निकल जाता है कंपेयर टू प्रोटॉन, इसलिए प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फास्ट निकल गया। तो जो ज़्यादा फास्ट निकल गया उसके पास कम मास, जो स्लो निकलेगा उसके पास ज़्यादा मास। ये कंसेप्ट है हमारा हिग्स फील्ड का। मीन्स ये फील्ड कहाँ तक है, तो पीटर हिग्स ने बोले कि ये फील्ड पूरी ब्रह्मांड और पूरी सृष्टि में है। जैसे हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड है, पृथ्वी का फील्ड, तो ये पृथ्वी का फील्ड एक लिमिट है, यहाँ से 3200 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो इसका खींचने की शक्ति 0 हो जाती है। लेकिन पृथ्वी का तो फील्ड हर एक का, प्लानेट का, हर एक का स्टार का एक फील्ड एक डिफिनेट रीजन्स तक ही रहता है। लेकिन ये जो हमारा हिग्स फील्ड है पूरी ब्रह्मांड और पूरी सृष्टि में फैला हुआ है। मीन्स पृथ्वी में जो मास डेवलप हुआ है इसी फील्ड के कारण। मीन्स पृथ्वी के चारों ओर एक फील्ड विराजमान है। हम लोग जहाँ जिस रूम में है, जिस कमरा में है, जहाँ भी हैं, हमारे चारों ओर हिग्स फील्ड ये विराजमान है। अगर ये पेन में जो मास है ये ड्यू टू हिग्स फील्ड है, हम लोग में जो मास है ड्यू टू हिग्स फील्ड है। मीन्स जहाँ जहाँ हिग्स फील्ड में ऑब्जेक्ट होगा वहाँ वहाँ ऑब्जेक्ट में मास आ जाता है। अब वो मास प्रोवाइड कौन करता है, अब वो मास प्रोवाइड करता है हिग्स बोसॉन। तो यही इसका मेन कंसेप्ट है। अब इसका एक्सप्लेनेशन है द हिग्स फील्ड क्या है। द हिग्स फील्ड इज ए फील्ड दैट गिव्स मास टू अदर पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स एंड क्वार्क्स। इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क्स को भी मास प्रोवाइड करेगा हिग्स पार्टिकल ही हिग्स फील्ड में। हिग्स बोसॉन, द हिग्स बोसॉन इज ए पार्टिकल दैट एसोसिएटेड विथ हिग्स फील्ड। मीन्स हिग्स फील्ड में जो पार्टिकल होती है, जैसे बताए वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तब वो मॉलिक्यूल्स हो गया बोसॉन, वाटर हो गया फील्ड। तो उसी तरह से हिग्स फील्ड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उसको
हिग्स बोसॉन बोलते हैं। हिग्स मैकेनिज्म, दिस मैकेनिज्म एक्सप्लेन हाउ पार्टिकल गेन मैक्स मास। कोई भी पार्टिकल मास कैसे गेन करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास मास कहाँ से आया, कौन दिया, तो मास देने वाला जो हमारा फील्ड है उसको हम हिग्स फील्ड बोलते हैं, और ये मैकेनिज्म यही एक्सप्लेन करता है। द स्टैंडर्ड मॉडल इज ए साइंटिफिक थ्योरी दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द यूनिवर्स मोस्ट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। द हिग्स बोसॉन इज वन ऑफ द 17 पार्टिकल्स दैट मेक्स अप अ स्टैंडर्ड मॉडल। कहा कि दुनिया में जितने भी पार्टिकल का फॉर्मेशन हुआ है, जिसमें 17 पार्टिकल का रिसर्च हो चुकी है, वो सारे पार्टिकल का जो फॉर्मेशन होता है हिग्स पार्टिकल से ही होता है, हिग्स बोसॉन से ही होता है। और पूरी ब्रह्मांड, पूरी यूनिवर्स जो डिस्क्राइब होगा जिस मॉडल पर, उसमें से हिग्स बोसॉन उसी का मालिक होगा। मीन्स वन ऑफ देम 17 पार्टिकल का भी फॉर्मेशन, पूरी ब्रह्मांड और सृष्टि का फॉर्मेशन करने वाला जो बिल्डिंग ब्लॉक पार्टिकल है वो हमारा है हिग्स बोसॉन। उसके बाद है हिग्स बोसॉन डिस्कवरी। द हिग्स बोसॉन वाज डिस्कवर्ड इन 2012 लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर इन स्विट्जरलैंड के पास 27 किलोमीटर का एक लंबा टनल बनाया। उस टनल में प्रोटॉन टू प्रोटॉन टक्कर हुआ, तब हमारा हिग्स पार्टिकल देखा गया, ऑब्जर्व किया गया। उसके बाद है द हिग्स बोसॉन। द हिग्स बोसॉन इज नेम्ड आफ्टर फिजिसिस्ट पीटर हिग्स हु प्रपोज द हिग्स मैकेनिज्म इन 1964 में इसने मैकेनिज्म को प्रोपोज किया, एक आर्टिकल लिखा गया और जिसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ 2012 में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के थ्रू देखा गया। तो अब इसको हम समझते हैं एनिमेशन के थ्रू कि ये हमारा पार्टिकल हिग्स बोसॉन दिखता कैसा है। अब उसको स्लो मोशन में हम लोग देखेंगे। दो प्रोटॉन्स वो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के टनल के अंदर जाकर के टकरा रहा है। ए है प्रोटॉन्स और ए प्रोटॉन्स, और एक ग्लूऑन से बंधा हुआ है, ये भी ग्लूऑन से बंधा हुआ है, दोनों टकराएगा। अब टकराने के बाद वाला इमेज यहाँ पर फोकस करेंगे कि यहीं पर बनेगा हिग्स बोसॉन। अब ये बन गया हिग्स बोसॉन। तो ये जो हमारा थ्रेड लाइट का स्ट्रक्चर, ये ब्लैक का जो थ्रेड लाइट का स्ट्रक्चर बना है थ्रेड की तरह, इसी को हम बोलते हैं हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन। ऐसे प्रोटॉन्स टक्कर हुआ, तो टक्कर होने के बाद बहुत तरह का पार्टिकल, करीब करीब 140 तरह का पार्टिकल इमिट हुआ लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में, जिसमें 17 तरह के पार्टिकल ही हम अभी तक डिटेक्ट कर पाए हैं। उसमें से एक पार्टिकल जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसको हम हिग्स बोसॉन नाम रख रहे हैं। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ब्लैक में आया है प्रोटॉन के कोलिजन करने में, यही हमारा हिग्स बोसॉन है। और इसी का एक पूरी ब्रह्मांड और सृष्टि में एक फील्ड बना हुआ है, और इसके फील्ड में जब कोई ऑब्जेक्ट फास्ट मूव करेगा तो वो कम मास का बॉडी हो जाएगा। मीन्स उसका मास आएगा किसके कारण? इस फील्ड के कारण। और अगर कोई स्लो मूव कर रहा है, इसका मतलब उसमें मास ज़्यादा हो जाएगा। तो वो ज़्यादा और कम जो मास डेवलप होता है वो इसी हिग्स पार्टिकल के कारण होता है। तो इसको हम फील्ड के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो ब्लैक स्ट्रक्चर है, हमारा बोसॉन पार्टिकल है। और ये बोसॉन का एक सागर है, एक शक्ति फील्ड बनाई हुई है। और इस सागर में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तब कोई फास्ट मूव करेगा, कोई स्लो मूव करेगा। किसी को रुकावटें ज़्यादा डालेगा तो उसको ज़्यादा मास हो जाएगा, जिसको कम रुकावट डालेगा उसका कम मास होगा। तो ये पार्टिकल तेज़ी से निकल रहा है, तो ये ज़्यादा तेज़ी से निकलेगा तो इसका मास कम होगा।
फोटॉन्स ए वाला पार्टिकल है उससे ज़्यादा स्लो है, इसका रुकावट ज़्यादा है, तो इसका मास पहले वाले के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा रुकावट इसको हो रहा है क्योंकि इसमें ज़्यादा हिग्स पार्टिकल इंटरेक्ट हो रहा है, तो इसका मास सबसे ज़्यादा होगा। उससे भी ज़्यादा इसका रुकावट है, इसमें और ज़्यादा पार्टिकल इंटरेक्ट कर रहा है हिग्स पार्टिकल। तो हिग्स पार्टिकल जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा, जितना ज़्यादा स्लो मूव करेगा, उसका मास उतना ही ज़्यादा होगा। अब इस फील्ड में क्या होता है कि फोटॉन्स पार्टिकल जो हमारा है, ये जो हमारा फोटॉन्स पार्टिकल है, ये हिग्स फील्ड से कोई इंटरेक्शन नहीं करता है, ये मूव कर जाता है स्पीड ऑफ लाइट से। इसका स्पीड में थोड़ा सा भी कमी नहीं होता है, इसलिए फोटॉन्स को हम बोलते हैं मासलेस। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को दौड़ाए, इसके अंदर प्रोटॉन को दौड़ाए और इसके अंदर न्यूट्रॉन को दौड़ाते हैं, तो सबसे ज़्यादा स्पीड होता है तीनों में। V1 स्पीड इलेक्ट्रॉन को मानते हैं, V2 प्रोटॉन के मानते हैं, V3 न्यूट्रॉन को मानते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्पीड होता है इलेक्ट्रॉन का, उसके बाद प्रोटॉन का, सबसे कम न्यूट्रॉन का। तो जिसका स्पीड कम, इसका मतलब हिग्स फील्ड से ज़्यादा इंटरेक्शन हो रहा है, और हिग्स फील्ड से इंटरेक्शन होगा तो हिग्स फील्ड उसका मास बढ़ा देगा, इसलिए मास ऑफ न्यूट्रॉन बड़ा हो जाता है मास ऑफ प्रोटॉन का, और इससे बड़ा हो जाता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से बड़ा हो जाता है मास ऑफ प्रोटॉन। तो जो इस हिग्स फील्ड से जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा उसका मास ज़्यादा होगा। और ये फील्ड कहाँ है, तो पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात में भरा हुआ है। मीन्स पृथ्वी का मास है तो इसी हिग्स फील्ड के कारण, सूर्य के पास मास है तो इसके ही कारण, प्रॉक्सिमा सेंचुरी के पास है तो इसके कारण, पूरा गैलेक्सी के पास मास है तो इसके कारण, पूरी यूनिवर्स के पास मास है तो इसी के कारण। यही बताए पीटर हिग्स ने। इसका मतलब हम लोग पहुंच चुके हैं, कहाँ से कहाँ तक के सफ़र कर लिए। तो हम लोग शुरू किए थे मैटर से। ये हमारा मैटर है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू किए थे साइंस रबिंग वाला में, जहाँ पर हम लोग एम्बर को रब कर कर के साइंस को शुरू किए थे 600 BC में, ईसा के जन्म के 600 साल और पहले। जब एम्बर को रब करते थे तो उसमें पावर डेवलप होता था। उस पावर जो अट्रैक्ट करने वाली जो शक्ति होती थी उसी को हम चार्ज बोलते थे। फिर हमारा साइंस ये जो अट्रैक्ट करने वाला जो शक्ति होती है उस चार्ज को फ्लूइड थ्योरी में कन्वर्ट हुआ। फ्लूइड थ्योरी से फिर हमारे उसके पैरेलल थ्योरी चला एटम कि पूरी ब्रह्मांड और सृष्टि एटम से बना है। एटम से फिर आया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कंसेप्ट। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से आया क्वार्क का कंसेप्ट। फिर क्वार्क से आया हमारे पास बोसॉन थ्योरी। बोसॉन थ्योरी से हमारा आया गॉड पार्टिकल का कंसेप्ट। इस तरह से हम बढ़ते बढ़ते अभी हम गॉड पार्टिकल मीन्स हिग्स बोसॉन पर पहुंच गया। ये जो हमारा मैटर है, मान लो ये हमारा गोल्ड है, और इस गोल्ड को तोड़े तो ये मोलिकुल्स, ये जो कोई भी मटेरियल है जो मोलिकुल से बना हुआ है, तो इस मोलिकुल्स को तोड़ करके इससे एटम निकाल दिया। इस एटम के अंदर झांके तो यहाँ पर न्यूक्लियस पर प्रोटॉन्स मिला, न्यूट्रॉन्स मिला और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन निकला। इस इलेक्ट्रॉन में से 6 पार्टिकल देखे, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टाउ। ये सब पर निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर देखे। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। फिर यहाँ का प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर गए तो यहाँ पर क्वार्क्स मिला जिसमें 6 क्वार्क्स है और 6 एंटी क्वार्क्स है, 12 पार्टिकल यहाँ पर मिला।
तो उसमें से अप और डाउन जो ज़्यादा स्टेबल होता है, चार्म सस्टेन्स टॉप बॉटम कम स्टेबल होता है। इस क्वार्क्स थ्योरी पर ये सारे पार्टिकल को डिवाइड किया, जिसमें से बोसॉन थ्योरी आया, बैरियॉन्स, फोटॉन्स, हाइड्रॉन्स, मेसॉन, फर्मियॉन्स, ग्लूऑन्स, ये सारे तक से लेकर के हम पहुंच गए कहाँ पर, गॉड पार्टिकल तक पहुँचे, जिसको हम बोलते हैं हिग्स बोसॉन। पीटर हिग्स के नाम पर ये हिग्स बोसॉन। तो ये तो पूरा पार्टिकल का थ्योरी हम 600 ईस्वी BC से लेकर के अभी तक 2025 तक के सारा काम हो चुका पार्टिकल थ्योरी में। लेकिन हम लोग को सिलेबस में जहाँ तक करना है JEE और नीट में, वहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से आगे नहीं बढ़ना है। यही हमारा फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल है, जिसमें ए मेजर मास प्रोवाइड करने का काम करता है और ए मेजर चार्ज प्रोवाइड करने का काम करता है, और ए ड्यूअल नेचर का काम करता है, मास भी और एटम को चार्ज भी। तो ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मानते हैं और इसको निगेटिव चार्ज पार्टिकल मानते हैं। और यहाँ पर हम एज्यूम कर करके चलेंगे कि ये दोनों हमारा फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल है। मीन्स इसी को ईश्वर ने बनाए हैं अपने हाथों से। फंडामेंटल है मीन्स हम इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को 1/3 कर सकते हैं। जैसे क्वार्क्स पर तो 1/3 कर देते हैं, क्वार्क्स पर 2/3 भी कर सकते हैं, लेकिन क्वार्क्स फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती है। फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करने वाला जो हमारा पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स ही है। इसलिए इसी को हम फंडामेंटल मान करके काम करेंगे। जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आगे बनेगी, अब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जब हम लोग डील करेंगे तो उससे रिलेट करके जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन डील होगी उसमें हम क्वार्क्स में नहीं पहुंचेंगे। हम टोटल काम करेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को फंडामेंटल मान करके, और इसी पर सारा इलेक्ट्रोस्टैट डील होगा। तो ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल हम इलेक्ट्रॉन को मान लेते हैं, जिसका वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब हो गया कि हमारा पूरा पार्टिकल फिजिक्स कंप्लीट हुआ। मीन्स इससे ज़्यादा पार्टिकल फिजिक्स में कुछ नहीं है। पार्टिकल फिजिक्स का पूरा दुनिया हो गई। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में काम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में ए वाला थोड़ा पार्टिकल को समझ लेते हैं कि 17 को जो पार्टिकल हमको मिला है प्रोटॉन्स के टक्कर में लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में, तो ये हमारा सबका मालिक ये है। सबका मालिक एक है, वो हिग्स बोसॉन है। इसी का नाम है गॉड पार्टिकल। इसी को फोर्स कैरियर का जब काम होता है, फील्ड बनाते हैं, तो एक फोटॉन्स बनता है, एक डब्लू बोसॉन बनता है, एक जेड बोसॉन बनता है, ग्लूऑन बनता है। अब हमारा ग्रेविटॉन भी हो सकता है बनेगा, लेकिन ग्रेविटॉन का भी हमारा कोई खोज नहीं हुआ है। और इसी हिग्स बोसॉन से हमारा क्वार्क्स का फॉर्मेशन होता है। क्वार्क्स में अप क्वार्क, चार्म्स क्वार्क, टॉप क्वार्क, डाउन क्वार्क्स, स्ट्रेंज क्वार्क, बॉटम क्वार्क। और इसी हिग्स बोसॉन से इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होगा, म्यूऑन का फॉर्मेशन होगा, टाउ का फॉर्मेशन होगा, फिर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो। तो ये टोटल 6, नीचे 6, 12, 4 ए फोर्स वाला कैरियर 16 और एक अपना मालिक 17। यही 17 पार्टिकल हमारा स्टैंडर्ड मॉडल कहलाता है। जैसे पीरियोडिक टेबल में एटम को सजाए हैं, तब इस टेबल में पार्टिकल को सजाते हैं, और इसको स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल कहते हैं, जिसमें अप, चार्म्स, टॉप, ये सब के पास मास है। ये मास का लिस्ट है, ये सारा चार्ज का लिस्ट है, और ये स्पिन है। तो जिसके पास मास है, जो हमारा फर्मियॉन्स के ग्रुप में आता है, वो सब के पास स्पिन होगा हाफ। और जो बोसॉन के लिस्ट में आता है, जो फोर्स कैरियर का काम करता है, वो सब का स्पिन होगा 1।
तो ये सब हमारा फर्मियोन्स मास वाले हैं, सब का स्पिन 1/2 रहेगा। ये हमारा इलेक्ट्रॉन फर्मियोन्स के ग्रुप में है, सब का स्पिन 1/2 होगा। नीचे अब ये हमारा फोर्स वाला कैरियर है, इसमें सब का स्पिन 1 होगा। सब मासलेस है, चार्जलेस है, सिर्फ W और Z के पास चार्ज होता है। हिग्स बोसॉन के पास भी ना कोई मास होता है ना कोई चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो, ये सब के पास भी मास है लेकिन बहुत कम है, उसको 10⁻�0 भी बोल सकते हैं। चार्ज भी नहीं है लेकिन स्पिन 1/2 है। मीन्स जो भी फर्मियोन सीरीज में है उसका स्पिन हाफ, और जो बोसॉन सीरीज में है उसका स्पिन 1। तो ये हमारा 17 पार्टिकल का कंसेप्ट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एडिटिव प्रॉपर्टीज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टीज, वेरिएंस प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आज इतना ही। थैंक यू।